नमस्कार। पिछली जो हम क्लास थी उसमें हमने सीड जर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। किस तरह से सीड जर्मिनेट होता है, उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो 3 टाइप्स का हमने जर्मिनेशन पढ़ा था। 3 टाइप्स किस तरह से, एपीजियल, हाइजियल एंड बेबीपेरस टाइप का जो जर्मिनेशन होता है उसके बारे में डिस्कस किया। और कॉटिलिडन्स किस तरह से जमीन से बाहर रहते हैं या अंदर रहते हैं, या फिर सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो फ्रूट्स में ही हो जाता है। जो हेलोफाइट्स में या मैग्रूप जो वेजिटेशन है उसमें बेबीपेरस टाइप का जो अपना सीड जर्मिनेशन वो पाया जाता है। तो हम इसमें सीड के बारे में अगर पढ़ें तो सीड जो है वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है सीड, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन सीड जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, या जो इंफॉर्मेशन या जो चीज जरूरत होती है इंफॉर्मेशन, वो पहले से ही इसमें मौजूद होती है। इस हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में जो सीड है उसमें जर्मिनेशन के लिए सारी की सारी आवश्यक सूचनाएं या इंफॉर्मेशंस पहले से ही डीएनए में उसके जो है उसमें मौजूद रहती है। तो सबसे पहले सीड में जो जर्मिनेशन होता है उसमें किस तरह से चेंजेस होते हैं, एक एक करके अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीड जर्मिनेशन होने से पहले प्लांट्स में डॉर्मेंसी भी पाई जाती है, मीन्स जिसको अपन सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप की अलग जो सीड डॉर्मेंसी है वो अलग अलग सीड में अलग अलग तरह की पाई जाती है। कुछ प्लांट्स में जर्मिनेशन से पहले जो एम्ब्रियो है उसको मैच्योर होना भी जरूरी है। तो एम्ब्रियो जब जर्मिनेशन हो तो उसको मैच्योर होना जरूरी है, यानी वो प्री मैच्योर फॉर्म में नहीं हो एम्ब्रियो, और सीड जो है वो अपनी डॉर्मेंसी को कंप्लीट कर चुका हो। ये आवश्यक सबसे पहली चीज है सीड जर्मिनेशन के लिए। जब सीड जर्मिनेट होता है तो सबसे पहले जो इसमें हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी वजह से सीड में इम्बिबिशन होता है या अंतः शोषण होता है, जिसमें अधिशोषण ऑफ वाटर, अधिशोषण एंड एब्जॉर्प्शन, दो अलग अलग चीजें
इम्बाइबिशन भी होगा और जल का यहाँ पर अवशोषण भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा। इस वजह से जब सीड में सीड कोट के थ्रू पानी जब इसको उपलब्ध होता है तो इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो सीड को जर्मिनेट होने से रोकते। जब पानी उपलब्ध होगा तो इसकी उपलब्धता में लीचिंग द्वारा ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो सीड को जर्मिनेट होने में रुकावट पैदा करते हैं वो लीचिंग के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। ठीक, फिर इसमें जब पानी अंदर या इम्बिबिशन के द्वारा इसके सीड कोट से हाइड्रोफोबिक जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है उससे द्वारा ये एब्जॉर्ब किया जाएगा तो उससे जो सीड कोट होगा सीड का वो सॉफ्टन हो जाएगा, मींस मुलायम हो जाता है। मुलायम होने पर इस सीड कोट में जो कभी कभी गैसेज वगैरह के लिए इम्परमिएबल होता है, यानी एक्सचेंज नहीं हो सकता आसानी से, तो जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो उससे गैसें भी इसमें आसानी से एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक, दूसरा, जब पानी का एब्जॉर्प्शन होगा तो हम जानते हैं कि सीड में जब शुरू में रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जल्द O2 का यहां पर कैरियर के रूप में काम करता है और इससे एरोबिक रेस्पिरेशन चालू होता है। तो शुरू में जब सीड जर्मिनेट होगा तो वहां पर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक होता है और जब O2 की उपलब्धता होने पर ये एरोबिक हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, जब यहां पर पानी इसमें एंटर कर जाएगा सीड में तो इससे जो रिजर्व फूड मटेरियल है सीड के अंदर नॉन सॉल्युबल फॉर्म में पानी के उपलब्ध होने पर ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट, मींस इसका टूट जाए, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं कॉम्प्लेक्स से ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सब जो सिंपल हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं जो आगे चल करके श्वसन में डायरेक्ट भाग ले सकते हैं। इसी से आगे जो एंजाइम्स पहले से उपस्थित होते हैं उनका रीस्टोरेशन हो जाता है और वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और नए जो एंजाइम्स हैं उनका भी सिंथेसिस हो जाएगा। और जब सॉल्युबल फॉर्म में अगर यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जो रिजर्व फूड है तो इसका टर्गर प्रेशर भी बढ़ जाता है और उससे सीड कोट आसानी से रप्चर हो जाता है और रेडिकल बाहर निकल आएगा पहले, उसके बाद फ्लूमुल वगैरह ये बाहर निकल गया। तो जो पहली चीज है कंप्लीट ऑफ डॉर्मेंसी, यानी डॉर्मेंसी को कंप्लीट हो जानी चाहिए सीड में जर्मिनेशन से पहले। एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण होता है, इसके कारण जब जल अवशोषण हो जाता है इससे जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है
उसके द्वारा जिब्रेलिक एसिड इसका सिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिक एसिड। और इस जिब्रेलिक एसिड के कारण जो पहले से ही इस सीड के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स मौजूद थे या पाए जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उनके कारण यहां पर एमआरएनए, न्यू एमआरएनए इसका सिंथेसिस हो जाएगा। और ये कहां होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एमआरएनए मॉलिक्यूल्स कम्स इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक एक्सिस, उसके द्वारा जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस हुआ, जिब्रेलिक एसिड ने एक्टिवेट करा डीएनए फ्रेगमेंट्स का, और इन डीएनए फ्रेगमेंट्स द्वारा एमआरएनए, नया एमआरएनए बनता है जो साइटोप्लाज्म में होता है। और ये एमआरएनए इस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स की सहायता से और आगे चल करके नई प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, मींस प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस, और कहने का मतलब एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने होते हैं, तो नए एंजाइम्स का यहां पर सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, अब इन एंजाइम्स की, नए एंजाइम्स बने यहां पर, इसकी सहायता से जो फूड मटेरियल पहले से ही, यानी रिजर्व फूड मटेरियल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, नॉन सॉल्युबल फॉर्म में था, नॉन सॉल्युबल था, वो सॉल्युबल इन वाटर, यानी कॉम्प्लेक्स से और सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाता है, विघटित हो जाता है। ठीक है, और इससे इन्विटेशन से जो रेस्पिरेशन होता है उसकी रेट बढ़ जाएगी। जब इसमें, कहने का मतलब जो है कि शुरू में अपन कह रहे थे कि शुरू में जो कंडीशंस होती हैं वो एनारोबिक होती हैं, लेकिन पानी मिला, इसमें रिजर्व फूड सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट गया रिजर्व फूड मटेरियल, जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन में भाग ले सकते हैं, और उससे रेस्पिरेशन की रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इस कारण से आगे चल करके और रेडिकल सबसे पहले बाहर निकलता है, सीड कोट के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इसी के साथ साथ न्यू जो एंजाइम्स हैं और ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उससे सूट एंड एपिकल मेरिस्टेम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम का निर्माण हो जाता है फॉर फर्दर ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से सीड में जर्मिनेशन होने से पहले चेंजेस होते हैं। अब नेक्स्ट अपन जो क्या क्या फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, क्या उनका इफेक्ट होता है सीड जर्मिनेशन में, ये नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे।